अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। चूंकि इलेक्शंस पत्थर पर लकीर हैं, गाड़ियां तैयार हो चुकी हैं, आवाम क्या सोच रही है, हुक्मरान अपनी पिटारी से क्या निकाल कर आवाम को दिखाएंगे। और फिर प्रोग्राम में हम बात करेंगे गजा पर जारी इसराइली बर्बरियत को आज 1 माह मुकम्मल हो चुका है। खित्ते में जुल्म सितम की एक नई दास्तान रकम हो गई है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका को क्या पैगाम दिया है और इस हवाले से तमाम तर जो एनालिस्ट हैं उनकी क्या राय है वो आपके सामने रखेंगे। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे ख्वाजा मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपके साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब। सनाउल्लाह खान साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करते हैं इंतखाबात के हवाले से। वो इंतखाबात जिनका हम काफ़ी अरसे से तस्करा सुन रहे थे, बिलाखिर पाकिस्तान में वो मुअम्मा हल हुआ। तारीख आ गई है 8 फरवरी की। और बहुत सारी सियासी जमातों की तो ये दीरीना ख्वाहिश थी कि जनाब मुतालिबा भी था उनका कि तारीख आ जाए, तो उनकी तो ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हुई। बज़ाहिर तमाम फरीक ही खुश नज़र आते हैं, लेकिन एक सियासी जमात बड़ी पुरएतमाद थी और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। यहाँ तक कि राजा रियाज साहब तो ये भी कह रहे थे कि 15 फरवरी से 4 दिन पहले या 4-5 दिन बाद जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे। तो सनाउल्लाह खान साहब, आपका मैं इस पे पॉइंट जानना चाहूंगी। पहले हम अगर पब्लिक को सुन लें तो वो ज़्यादा है। कुछ पब्लिक के भी, हमारी जो रिपोर्टर है नादिया, ठीक है, उन्होंने कुछ अवाम की राय भी ली है इस हवाले से कि अवाम क्या सोचते हैं। ठीक है, तो वो हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि अवाम क्या कह रही है इस वक्त। जी। इलेक्शन होने वाले हैं और अवाम ही मिलकर जो है वो एक नुमाइंदा सेलेक्ट करेगी और हुकूमत आएगी। नहीं तो आपको क्या लगता है, एक ही तो है कि हुकूमत किसकी आने वाली है, दूसरा ये कि जो भी हुकूमत आएगी आपको लगता है मुल्क के हालात वो बेहतर कर पाएगी, इक़्तिसादी हालात, माशी हालात? मियां नवाज शरीफ ही है जो डूबते हुए बेड़े को उतारता है अल्लाह की मदद से और अल्लाह के फजल व करम से। आप देख लें कि उनके काम जो हैं वो पाकिस्तान में कितने हुए हैं। अगर उनके काम निकाल दिए जाएं तो बकाया ज़ीरो ही बचता है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं अब तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई प्रॉपर एक हमारी गवर्नमेंट होगी तो फिर ये है कि मामलात कुछ इससे तो बेहतर चलेंगे। आवाम को पता होता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा, इसलिए आवाम जिसको सिलेक्ट कर रही है वो ही आवाम के लिए बेहतर है। अवाम तो पीटीआई की तरह ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी हम भी पीटीआई के सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई आया तो फिर अच्छा होगा। जिस टाइम नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी ना, उस टाइम मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे। उम्मीद है कि अब दोबारा ये पार्टी आके मुल्क को संभाल लेगी। एक्सपीरियंस लोग हैं वो नून लीग वाले ही हैं, तो अगर वो जो सेलेक्ट करते हैं वो नून लीग वालों को ही लेके आ रहे हैं, उसमें उनकी भी इज्जत बच जाएगी और मुल्क भी इंशाल्लाह थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएगा। जी सनाउल्लाह खान साहब, ये आवाम की राय है जो हमने भी सुनी और जाहिर है कि सबने सुनी होगी। अब वाक़तन आपको ये लगता है, क्योंकि हुक्मरान तो हमेशा से ही एक मंशूर लेकर आते हैं लेकिन आवाम बड़ी डिसअपॉइंट होती है। रिज बिल्कुल, अवाम तो बड़ी पुरुमीद है। जो हमने कुछ सर्वे कराया है, कुछ लोगों से बातचीत की है, और अवाम ये समझती है कि अवाम जिसको मुंतखब करे, अगर उस किस्म की पार्लियामेंट आए तो फिर मुल्क में इस्तेकाम भी आएगा। मुल्क के जो चैलेंजेस हैं, इक्तिसादी हैं चाहे सियासी हैं, वो हल करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर उस निज़ाम में अवाम की राय से ज़्यादा कोई और फैक्टर इन्वॉल्व हों तो फिर पूरा साल, जिस तरह आपने देखा 2018 में एक पार्लियामेंट आई थी, एक असम्बली आई थी, एक हुकूमत आई थी, और पूरा साल फिर 2022 तक आपने देखा क्या सूरत हाल बनी। और सबको पता है कि 2014 से जो एक प्रोसेस शुरू किया गया था, एक तरीके से एक पार्टी को लाने की कोशिश की गई थी और जहाज़ भर के लोग आते थे, फिर उनको मफरल पहनाए जाते थे। और उसके बाद 2018 के इंतखाब में जिस तरह RTS बैठा और जिस तरह की चीज़ें हुई, उसके बाद फिर 5 साल तक इस्तेकाम नहीं आया, ना सियासी इस्तेकाम आया, ना माशी इस्तेकाम आया, और बाकी मसाइल भी खड़े हुए, सिक्योरिटी के इश्यूज़ खड़े हुए। इंटरनेशनल लेवल पर हमें काफ़ी सुबकी क्या इश्यूज़ पर उठाना पड़ी। तो अवाम की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अवाम जिसके भी वोट देती हैं, जिसके बारे में राय देती हैं, उन्हीं को इक़्तिदार मिलना चाहिए और उसी तरह से फिर इस मुल्क में इस्तेकाम भी आएगा। जी ख्वाजा मतीन साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि अवाम एक मरतबा फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुतालिबा करती हुई नज़र आ रही है, और ये मेरा ख्याल है कि हर शख्स का ही मुतालिबा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन वही होते हैं जो फेयर एंड फ्री हों, बाकी तो फिर सिलेक्शन ही होती है। देखें, इस वक्त जो गैर मामूली हालात हैं इस वजह से हैं। अगर असम्बलियाँ अपनी मामूल के मुताबिक मुद्दत पूरी करती, पंजाब की, पख्तूनख्वा की, अगर 2 सूबों की हुकूमतें ना कराई जाती तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। 2 साल से सियासी अफरा तफरी का एक माहौल है। इसी सियासी अफरा तफरी की कीमत पाकिस्तानी अवाम ने भी चुकाई है और बिलखुसूस PTI ने भी चुकाई।
अब जबकि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, तमाम शुकूक व शुबात ख़त्म हो चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं तो नून लीग में ख़ास किस्म का हमें तहर्रुक नज़र आता है। वो इलेक्शन की तैयारी भी कर रही हैं, अभी इलेक्शन सेल का सरबराह भी बना दिया गया साग डार को, वो जलसे भी कर रहे हैं, मंशूर कमेटी का भी ऐलान कर दिया गया जिसे इरफान सिद्दीकी साहब देखेंगे। GDA के साथ इत्तेहाद भी कर लिया गया है, बाप के साथ भी वो जो पार्टी है वो भी जम होने को तैयार हो गई है। जाम कमाल जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी वापस आ चुके हैं, MKM के साथ भी राब्ते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे नून लीग की जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। जो पीपल्स पार्टी है वो उनकी साबिक इत्तेहादी है नून लीग वाले, लेकिन वो शिकवा नज़र आती है पीपल्स पार्टी। और मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है JJE, मौलाना फजल रहमान साहब भी, उनका भी वो भी निगरानों पर भी अतमाद का इज़हार कर रहे हैं और सिस्टम पर भी अतमाद का इज़हार। ख्वाजा साहब की बातों का जवाब बाद में देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं जी बिल्कुल आमिर वसीम साहब। जी आमिर वसीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहूंगी और बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि इलेक्शंस की तैयारियां अब चूंकि बिल्कुल आगाज़ होने वाला है और कैंपेन्स भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से की जाएंगी, बहुत सारे शिकवे भी हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सारी पार्टीज़ इस मुतालिबे से खुश भी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। आपका क्या पॉइंट होगा इस पर? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, ये शिकायत तो हर इलेक्शन में हमें नजर आती है और हर इलेक्शन में हमें ऐसी पार्टीज नजर आई हैं जिनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती रही और दूसरी पार्टीज उसका गिला करती रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जहाँ तक इल्जाम है ये तो कभी भी खत्म नहीं होगा और इलेक्शन के दिन तक हम इसको देखते रहेंगे। लेकिन असल बात यह है कि अभी 3 महीने पड़े हैं, अभी डेट का ऐलान हुआ है और अभी तक फॉर्मली किसी भी पार्टी ने कैंपेन का आगाज नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ अभी 3 महीने में बहुत कुछ होना बाकी है इलेक्शंस के हवाले से। अभी इमरान खान साहब की अपील भी जो है वो कन्विक्शन के हवाले से है। नवाज शरीफ साहब खुद अभी तक जो है वो इलेक्शन लड़ने के अभी तक काबिल नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी, मेरा ख्याल है इलेक्शन के आउटकम के ऊपर और इलेक्शन की कैंपेन के ऊपर अभी से बात करना है। नवाज शरीफ साहब जो है वो आए हैं बज़ाहिर, जो अभी मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम में भी, कि बज़ाहिर जो है वो PMLN जो है वो नजर आ रहा है कि इलेक्शन मोड में अब जाने के तैयार है और नवाज शरीफ साहब का जो कार्ड है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि PDM की हुकूमत की वजह से जो PMLN के ऊपर एक जो उनका नैरेटिव चेंज होने के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो अब देखना होगा कि PMLN किस नैरेटिव से इलेक्शन में जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन दोनों की हुकूमतें जो है माजी में जो रही हैं उनमें बड़ा कंट्रास्ट नजर आया है, जबकि एक ही पार्टी थी। तो अब देखना होगा अभी कैंपेन जब शुरू होगी कि पार्टीज किस क्या प्रोग्राम लेकर जाती हैं और अवाम किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि अवाम मायूस नजर आती है तमाम जमातों की तरफ से। अगर आप लोगों में जाएं तो साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम लेकर जाएंगी जमातें, क्या यहाँ जो मंशूर और प्रोग्रामों की को लोग देखकर वोट देते हैं कि कोई और भी यहाँ पसे पर्दा कुव्वतें हैं वो भी किरदार अदा करती हैं? नहीं, वो तो कुव्वतें बिल्कुल किरदार अदा करती हैं, लेकिन बहरहाल मंशूर की एक अपनी अहमियत तो होती है। तमाम जमातें मंशूर के साथ ही जाती हैं और अब जबकि पिछले गुज़िश्ता 8-10 साल में तमाम जमातें तकरीबन हुकूमतों में रही हैं, लिहाजा अब यही देखना होगा कि अवाम का एतमाद वो कैसे बहाल कराने में कामयाब होंगे, अपने किस नारे के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN हमें पता है कि हमेशा से एक दूसरे की राइवल रही है, लेकिन हमने माजी में देखा कि उन्होंने मिलकर हुकूमत भी की और PDM की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसके दौरान जो महंगाई और जिस तरीके से डिफ्लेशन के जो हालात हुए और अवाम में जितनी मायूसी फैली उस 16 महीने के अंदर, गो कि वो ये कहते रहे कि इसके जिम्मेदार इमरान खान और 3.5 साल की हुकूमत है, लेकिन अब आगे वो किस तरीके से अवाम का एतमाद बहाल करेंगे, क्या प्रोग्राम लेकर जाएंगे, क्या नारा लगाएंगे। जब IMF के साथ डील हो रही थी और महंगाई हो रही थी तो उस वक्त वो जस्टिफाई करते थे इन तमाम चीजों को कि तेल की कीमतें बढ़ने को, गैस की कीमतें बढ़ने को, बिजली की कीमतें बढ़ने को। तो अब कैसे अवाम उन पर एतबार करेंगे कि अगर दोबारा हुकूमत में आएंगे तो ये कीमतें वापस अपनी सतह पर आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी सनाउल्लाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप जरूर ऐड करें। देखें, आमिर ने जो बातें की हैं मैं उनसे काफ़ी हद तक एग्री भी करता हूँ और जो बातें वो कह रहे हैं कि बयानिया जो हम बात कर रहे थे कि महंगाई बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा इशू है इस वक्त और पब्लिक को एतमाद नहीं रहा है सियासी जमातों पे, क्योंकि माजी में जो वादे किए जाते थे उनसे पूरे नहीं हुए और यही आपकी हुकूमतें करती रही है ना। PTI ने भी कर ली 3.5-4 साल,
नून लीग ने भी उससे पहले की है, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक की है। तो मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आपकी साउथ एशिया में हाईएस्ट है दुनिया में, बल्कि दूसरे या तीसरे नंबर पे अगर इन्फ्लेशन देखें। लोगों का जो जीना है मुहाल हो चुका है, लोगों के पास आप फूड डेफिशिएंसी का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की बेशतर आबादी है जो गुर्बत का शिकार है, वो खुराक जो उनको ज़रूरत है, जो उनके जिस्म की, वो पूरी, वो क्योंकि इतनी महंगाई है कि उसमें वो अपना बाकी चीज़ें भी, बच्चों की तालीम है, बाकी चीज़ें वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये इलेक्शन जो है ना इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। नहीं देखें ना, अभी हमारी जो रेड जोन की टीम ने अवाम की राय ली है, जी जी, उसमें एक बात तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है कि नून लीग पर लोग इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इन्होंने माजी में भी काम किए हैं, और तक कि जो 16 माह की PDM की हुकूमत थी उन्होंने तो महंगाई भी ज़्यादा कर दी थी, लोगों का जीना बहाल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी अब भी आज भी जो आज के शहरी भी है थी, वो भी नून लीग का वज़ीर आज़म था, PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा थी, JUI भी थी, बाकी जमातें भी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन ये हमें नज़र आता है अभी जैसे भी हालात हो गए हैं, 16 माह का बैगेज भी है उनके साथ, लेकिन फिर भी लोगों का नैरेटिव जो है नून लीग की तरफ जा रहा है। अभी देखें नून लीग पर इल्ज़ाम लग रहा था सनाउल्लाह साहब कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पाकिस्तान में ये कह रहे थे मशहूर है कि नैरेटिव बनाया जाता है जी। जिस चलो ये मैंने तो नहीं 2014 से 2018 तक बनाया गया। वो बनाने वाले आप आज कहाँ बैठे हैं, इसलिए कहते हैं ना जो बने बना नैरेटिव ना बनाएं, जो अवाम की दिल की आवाज़ है उसको नैरेटिव बनाएं। जो कहीं से आने वाले जो नैरेटिव होते हैं उनका अंजाम फिर ये होता है, फिर ख्वाजा साहब अभी तो बड़ा टाइम है, अभी तो 3 महीने पड़े हैं, सुन लेना और बात 3 महीने में बड़ी चीज़ें तब्दील होंगी। और मैं कहता हूँ बात बिल्कुल तब्दील होगी, यहाँ कल का कोई पता नहीं, लेकिन जिस तरह जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे बरतानिया में, उन्होंने मियाँ साहब को रुखसत किया और जहाँ जैसे उनका इस्तकबाल किया गया, उनके पीपल्स पार्टी के दोस्त इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे मियाँ साहब की ताजपोशी की जा रही है। अभी नून लीग पर इल्ज़ाम लगता था ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। आज सबसे ज़्यादा मुतर्रक इंतखाबात के हवाले से, तैयारियों के हवाले से, मंशूर के हवाले से, जोड़ तोड़ लोगों को शामिल करने के हवाले से अभी देखें सिंध पहुंच गए हैं, ये GDA के साथ इत्तेहाद कर लिया है। इसी तरह जो तहर्रक है, अब जो बाकी जमातें, मेरे ख्याल में उनको यकीन भी नहीं था कि इंतखाबात हो जाएंगे, 90 रोज़ का राग तो अलाप रही थी जमातें, लेकिन अब उनकी तैयारियां उस लेवल की नज़र नहीं आती। लेकिन अभी जो सिर्फ जिसकी तैयारी नज़र आती है वो मुस्लिम लीग नून है। ख्वाजा साहब मेरे ख्याल वक्फे का वो इशारा कर रही हैं, तो लेकिन वक्फे से मैं जाने से पहले आपको बता दूँ, आइंदा जो हुकूमत आएगी, पीपल्स पार्टी, अगर नून लीग ने हुकूमत करनी है फेडरल में और शरीफ बिरादरान में से किसी ने वज़ीर आज़म बनना है, बिलावल जरदारी साहब तो बिलावल को बनाना चाहते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है, हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि उनका वज़ीर आज़म बने, और बदकिस्मती से हमारी पार्टियों में ये होता है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी, ये प्राइम मिनिस्टर का ताज इनके डेमोक्रेसी की बात तो की जाती है, लेकिन अपनी तंजीमों में नहीं, अपनी जमातों में नहीं, हुकूमत में नहीं, तो वो उनको देखना पड़ेगा। और जब इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी, तो अगर कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड लाइन पे हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं। जब इंटरेस्ट इनके इकट्ठे होंगे तो फिर हुकूमत बनेगी। तो फिर ये शिकवा के ना क्यों है, सियासी यतीम करार दे रहे हैं। आज एक कौमी रोजनामे में कॉलम लिखा है फैसल करीम कुंडी साहब ने, वो तो ऐसे लगता है या उनको कोई अशारिये मिल गए हैं या शायद आने वाले दिनों में इनको बैठा भी दिया जाए, सुलह भी हो जाए। ये अभी चंद माह पहले ये इत्तेहादी जमात थी, आज ये शिकवा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। ये मुर्गों की लड़ाई है। अच्छा, ये जब इनके इंटरेस्ट है जी बिल्कुल होगा। मुझे तो और ये आप हम बैठे हैं 3 महीने इलेक्शन के बाद, 8 फरवरी के बाद जब हम यहाँ बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनके इंटरेस्ट भी इकट्ठे होंगे, इक़्तिदार भी इनका इकट्ठा होगा। अब जो बड़ा ताज है ना, वो किसके सर पे लड़ाई उसकी है, बिलावल के पास होगा या मियां नवाज शरीफ के, जो ज्यादा नशिस्तें ले लेगा उसके सर पर ताज जी वो यही देखा जाएगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी, आसिफ जरदारी साहब भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सियासत के, वो इतने आराम से नहीं। और अवान सदर में से भी, अब देखे ना, अवान सदर भी खाली होना है, बलोचिस्तान से बिल्कुल खाली होना है। बलोचिस्तान से जो लोग आज शामिल हो रहे थे, एक बड़ा दड़ा भी जरदारी साहब ने उनके साथ बातचीत की हुई थी, अब वो दड़ा भी उनके हाथ से निकल गया है। ठीक है ना, इस तरह जनूबी पंजाब से बलोचिस्तान इतना मैटर नहीं करेगा। पंजाब वो है जहाँ से पंजाब में इंतखाबात में तो पीपल्स पार्टी को अभी कोई नजर नहीं आ रही, बड़े दावे किए जरदारी साहब ने। पॉइंट से हम वापस आते हैं, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ये जो इल्जामात लग रहे हैं पार्टीज पे,
ये एक दूसरे के ऊपर क्यों इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और खुसूसी तौर के ऊपर ये जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं इनके अंदर जो दरारें पड़ चुकी हैं, इसको किस तरह से निमटना होगा, आगे का क्या लाहे अमल होगा, इस पर बात करते हैं। अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। हमारे भी इस टेबल के ऊपर जनाब बड़ी गहमा गहमी है। क्यों गहमा गहमी है? क्योंकि इलेक्शंस के जो दिन हैं वो करीब आने वाले हैं। आने वाला साल पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का साल होगा। अब मेरा सवाल ये है कि अवाम तो अच्छा सोचती ही है और अवाम ये भी चाहती है कि जनाब वो जिसको मुंतखब करें वही आए, लेकिन सियासी पार्टीज इस वक्त अपनी पिटारी से जो निकालेंगी सर सनाउल्लाह खान साहब, अवाम उसको कितने एक्सेप्ट करेगी इस वक्त? क्योंकि अवाम जो है वो मुझे उम्मीद उनके अंदर नजर नहीं आती। नहीं, वो जो माजी में ये चूरन बेचते रहे हैं ना ख्वाजा साहब मंशूर के नाम पे, वो चूरन अब नहीं बिकेगा। अब लोगों वो चूरन बेच चुके हैं। ये आपको मैं अब PTI का एक बताता हूँ। इमरान खान ने जो अपना मंशूर ऐलान किया था 2018 से पहले, उसमें एक था कि ये जो 450 स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं, इनका फेडरल गवर्नमेंट की वजारतों का कंट्रोल ख़त्म कर दिया जाएगा और इनको एक अलहदा हेड में रियासत के नाम पर एक कंपनी बनाई जाएगी। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए ना, तो ना ही उनके सियासी इत्तेहादियों ने, ना उनके वज़रा ने, ना ब्यूरोक्रेसी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप किसकी बात शुरू कर देते हैं? मैं आपको वजह बता रहा हूँ। अभी मैं बाकी लोगों के मंशूर की तरफ भी आ रहा हूँ। इसी तरह नवाज शरीफ का जो 2013 में नून लीग का एक मंशूर था कि हम बिजली पैदा करेंगे, सस्ती बिजली पैदा करेंगे, वो कोई भी सस्ता मायदा नहीं हुआ। आज हम जो भुगत रहे हैं, वो जो मायदे किए गए थे बिजली के पैदा करने के, या पीपल्स पार्टी के दौर में या नून लीग के दौर में, उनके एवज हम आज ऐसा इस देखें। अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपकी जो टोटल कैपेसिटी है जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 12-13 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 35-36 हज़ार मेगावाट है। जो बाकी बच जाती है, जो बंद पड़े हैं, हमें उनकी भी पेमेंट करनी पड़ती है और 17 रुपये पर यूनिट पे करने पड़ते हैं। और वो पैसे कौन दे रहा है? वो पाकिस्तान की आवाम दे रही है। जो ये कर्जा लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो भी बिजली के निर्ख में शामिल करते हैं। तो भाई तबाह तो आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने ऐसे मायदे किए हैं, आप लोगों ने इस कौम को, इस आवाम को महंगाई की उसमें चक्की में पीस दिया है। तो आप अब कौन सा चूरन लेके आएंगे? तो आवाम उस चूरन पे यकीन नहीं करेंगे। आपको ऐसा बयानिया और ऐसे काबिल अमल चीज़ें लाना पड़ेंगी जिनके नतीजे। ये तो रवाज ही नहीं है पाकिस्तान में सनाउल्लाह साहब। यहाँ तो लोगों को धोखा देने के लिए नारे बनाए जाते हैं, मंशूर बनाए जाते हैं। उसमें कभी किसी ने, पार्टी ने इस नज़रिए से अपना मंशूर बनाया कि इस पर अमल करना है। ये तो नारे बनाए जाते हैं कि हमने लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकनी इंतखाबात में। आपने सुना नहीं था अभी वो जो पिछली पार्टी के जो इस वक्त जेल में है लीडर जिनके PTI के, वो क्या कहाँ से उठाकर लाए थे? रियासत मदीना का ये नारा, ठीक है ना? क्या रियासत मदीना तो क्या बनानी थी उस दौर में, जो वज़ीर हाउस में आपको पता है कि कौन कौन सी ख़वातीन वहाँ कुर्सियों को, दरवाज़ों को आपको पता है ठुड्डे मारती फिरती थी। तो ये सिर्फ क्या होता है, वो आपने एक तकरीर में भी सुना, एक साथी उनके कह रहे थे ज़रा थोड़ा सा मजहबी टच दे दें। यहाँ टच दिए जाते हैं, इस नीयत से मंशूर नहीं लिखे जाते। खुदारा हम ये ख्वाजा साहब हर बंदा टच यही कर रहा है। मियां साहब भी जब आए हैं ना वापस, मैं कहता हूं, और पहली तकरीर में वो बिजली के बिल उठा के ले आए। उनको अंदाजा था लोग तंग है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके भाई प्राइम मिनिस्टर ने 110% बिजली महंगी की। बिल्कुल तस्लीम करते हैं ना उस वक्त। नहीं देखा उन्होंने शबाशी की तरफ देखा, कहते इसमें इसका नहीं गुना। लेकिन तकरीर के इस तरीके से लोग जो है ना चालों में नहीं आएंगे। ये मैं आपको बता, पहली बात है अभी मंशूर लिखे जा रहे हैं सनाउल्लाह साहब। बिल अभी जो भी पार्टियां, तमाम पार्टियां अपने में मंशूर पेश करेंगी, ऐसे मंशूर दें जो काबिल अमल हों, जिन पर आप अमल दरामद कर सकें। क्योंकि सियासी जमातें तेजी के साथ अपना इत्मीनान खो रही हैं आवाम में, खो चुकी हैं जी। अब अपना इत्मीनान बहाल करने का एक ही तरीका है, ऐसा मंशूर पेश करें जिस पर आप पहले दिन से अमल शुरू कर दें। यहाँ बताया गया जी गवर्नर हाउस गिरा दिए जाएंगे, ये वज़ीर आज़म हाउस गिरा गया, यूनिवर्सिटी कैंप कर दी जाएगी। ये क्या था? लोगों ने इसे पकड़ा। देखें जी, इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये गिर जाएंगी, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। सर लोगों ने क्यों पकड़ा? क्या अब लोगों को शऊर आ गया? अब आवाम इतनी बाशऊर है कि वो उस मंशूर को नहीं फॉलो करेगी जिस तरह पहले करते आए हैं? ये तो इन्होंने बात की थी ब्रेक जाने से पहले कि आवाम ज़्यादा बाशऊर होगी। मैं ये समझता हूँ जब से ये सोशल मीडिया आया ना, ये जहाँ इल्म देने का भी एक आला है लेकिन गुमराह करने का भी एक आला है। यहाँ झूठी खबरें, झूठे नैरेटिव, झूठे ट्रोल्स करके
जो हमारे यहाँ लोग तहकीक नहीं करते। ख्वाजा साहब, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया भी जुहला के हत्थे चढ़ा हुआ है। सियासतदान को अपनी, अब उनको भी ज़मीन पे आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। मैं तो दुआ करता वो हूँ कि 40-40 गाड़ियों के काफिले में फिरेंगे तो लोग वीडियो बना के शेयर करेंगे, सारी दुनिया को बताएंगे कि हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पे इतना कर्जा है और ये 40 गाड़ियों के काफिले में जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर। तो इस चीज़ को लोगों को, इनको सियासी जमातों को, खास कर मैं कहूँगा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को समझना पड़ेगा कि भाई आपको आवाम के लेवल पे आना पड़ेगा। जब मुल्क में महंगाई है, जब मुल्क पे कर्जा है, जब मुल्क का खाली इंटरेस्ट पेमेंट 800 अरब रुपए सालाना से बढ़ी, 8000 अरब से सालाना से बढ़ गए, तो आपको सादगी इख्तियार करना पड़ेगा। अभी निगरानों ने सादगी इख्तियार की है? नहीं जी, कोई मैं ये चाहता, हम देखें हुक्मरान क्या है, मिसाल होता है आवाम उन्नास के लिए। आवाम तो पिस रहे हैं। क्या किसी ने कहा है कि हम बरात में कमी करते हैं? क्या बड़ी गाड़ियां छोड़ के छोटी गाड़ियों पे आ जाए? आज भी उसी तरह काफिले चल रहे हैं कर्जों के पैसे से, और आमतुन्नास से माचिस की डब्बी पर भी टैक्स लिया जा रहा है और उनका खून निचोड़ कर ये सब अल्ले तल्ले जारी हैं। खुदारा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्ले ज़्यादा देर नहीं चल सकते, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इनको खुद भी सोचना होगा। बहुत जल्दी में मैंने आप दोनों से आंसर लेना होगा कि इस वक्त नून लीग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि हमारे मियाँ साहब जो हैं वो भी आ गए हैं, तो हम बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जा सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीटीआई इसको कैसे वेलकम करेगी? पीटीआई रह कौन सी गई है मैडम? पीटीआई जो है वो तो तत्तर बत्तर हो गई है। वो दावा कर रहे हैं कि हम हर हल्के में उतरेंगे। मैं कहता हूँ दावा करने में कोई भी दावा कर सकता है। अब देखें ना, उनके जो फ्रंटमैन के बैट्समैन थे, जो गाड़ियों में नहीं बल्कि जहाज़ों में भर भर के यहाँ बंदे लाया करते थे, उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी अनाउंस कर दी। दूसरे बड़े उनके लीडर जो पख्तूनख्वा में जो साबिक वज़ीर आला भी रहे, परवेज़ खटक, वो अपनी सियासी जमात के साथ मौजूद हैं। इसी तरह आए रोज़ कोई ना कोई रहनुमा उनकी पार्टी को छोड़ रहा है। तो पीटीआई ये जो इंतखाबा जिन्होंने लड़ना है, जिनको कहते हैं इलेक्टेबल्स, वही अगर खो बैठेगी और इतने धड़ों में तकसीम दर तकसीम हो जाएगी तो उनका तो वजूद ही नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक आपने बात की है, वो पीपल्स पार्टी जो इस वक्त अभी जो सेकंड टेयर की जो लीडरशिप है, वो तो बड़ी शदीद नाराज़ है और बल्कि वो हमले कर रही है अपने साबिक इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून पर। बल्कि इससे भी मैं इससे बढ़कर बात करूँगा कि आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी कोई वेलकम नहीं किया मियाँ साहब की वापसी को उस तरह जिस तरह करना चाहिए था। ठीक है, बल्कि ये बिलावल भुट्टो की तरफ से बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गजा पर जारी जो इजरायली बर्बरियत है, उसको 1 माह गुजर चुका है, इस पर कौन सी ऐसी रियासतें हैं जिनको खामोश नहीं होना चाहिए था लेकिन वो खामोश हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए रेड जोन। वेलकम बैक। बात करेंगे गजा पर जारी इसराइली बर्बरियत की, जिसको आज 1 माह गुजर चुका है। खित्ते में जुल्म सितम की एक नई दास्तान रकम हो चुकी है। वहां पर शहादतों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया, नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि जिस तरह से 9/11 के बाद अमरीका सीज़फायर के लिए राजी नहीं हुआ था, इस तरह से हम भी जंगबंदी के लिए हमास से राजी नहीं होंगे। सनाउल्लाह साहब, आपका इस पर क्या पॉइंट है? अमेरिका को भी जवाब दे रहे हैं ये। देखिए, अमेरिका को तो वो क्या जवाब देंगे, अमेरिकन तो उनके वो क्या कहते हैं, उनके फादर हैं जी। ये ऐसा मामला है, सरप्रस्त बन गए हैं, उनके सारा कुछ वही है। और उसको आप देख सकते हैं अगर उनका मीडिया देखें। लेकिन एक बड़ी जो मैं ख्वाजा साहब जो बात करना चाहता हूँ, 2 चीज़ें मुझे बड़ी, एक तो बड़ा ये अंदोनाक किस्म की सूरत हाल है, ना फलस्तीनियों से वीडियोस आ रही हैं जो जी ना फलस्तीनियों के बचने छुपने की कोई जगह है, ना भागने की कोई जगह है, 3000 ना उनको खाने के कुछ अवेलेबल है, बल्कि सब कुछ बंद कर दिया है। और जो एक मीडिया है जिसमें मैं नाम लूँगा, CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, स्काई न्यूज़ है, यूरो न्यूज़ है, ये मगरबी जो मीडिया है इतना बायस्ड हो गया है कि उनको फ़लस्तीनी बच्चों की लाशें, ख़वातीन की लाशें, उनके मर्दों की लाशें वो नज़र नहीं आ रही, मासूम बच्चों की, लेकिन वो इसराइल के साथ खड़ा है वो मीडिया। एक अल जज़ीरा को छोड़ के तमाम मगरबी मीडिया इस वक्त वो इसराइल के मौक़िफ़ को पेश कर रहा है सामने, और फ़लस्तीनी मज़लूम फ़लस्तीनियों को उनको वो जालिम के तौर पर पेश कर रहा है। तो ये सूरत हाल है मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की। और दूसरी तरफ जो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, जिन्होंने UN सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद को भी वीटो किया, उसमें अमेरिका है, बरतानिया है, इसके अलावा कनाडा है, नॉर्वे है, फ्रांस है। तो ये ममालिक हैं जिनकी हुकूमतें इसराइल के साथ खड़ी हैं।
لیکن ایک خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ وہاں کی جو عوام ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. اور میں بتاؤں برلن میں، جکارتا، واشنگٹن، ٹورنٹو، گلاسکو، اس کے علاوہ مانچسٹر، ٹوکیو، پیرس، آئرلینڈ، یہ تمام وہ مغربی ممالک ہیں جہاں پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ثناء اللہ خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر چیمہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. اور سر، بات کر رہے ہیں ہم اس وقت جو غزہ پر جاری بربریت ہے، اس میں اس قدر شدت اختیار کر لی ہے کہ وہاں پر موجود جو مسلمان ہیں ان کو نہ کوئی بھاگنے کی جگہ مل رہی ہے، نہ کوئی چھپنے کی جگہ مل رہی ہے، اور خود اسرائیل یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ جنگ ہوگی. اب مظلوم فلسطینیوں کو کب انصاف ملے گا سر؟ دیکھیں جی، یہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، اس میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. انصاف لینا پڑتا ہے، اور انصاف لینے کے لیے یا تو آپ کے پاس اقتصادی طاقت ہو، سیاسی طاقت ہو، یا فوجی طاقت ہو. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مسلمان دنیا ہو، ان کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. سو لہٰذا نہ تو فوج ہے، نہ سیاسی طور پہ اکٹھے ہیں، اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو سکیں. سو جب تک یہ تینوں چیزیں مسنگ رہیں گی، بھلے فلسطین ہو یا بھلے کشمیر ہو، ایسے ہی ہوتا رہے گا. اور اقوام متحدہ ہو یا اس جیسے باقی جتنے ادارے ہوں، یہ سارے کے سارے بیسیکلی انسانیت جو ہے اس کو بچانے میں ناکام ہو چکے ہیں. لیکن یہی وہ دروازے ہیں جن کو کھٹکھٹانا پڑے گا، یہی وہ دروازے ہیں جن کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہزاروں فلسطینی مارے گئے، لیکن کسی کے جسے کہتے ہیں نا کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا دور نظام پہ چلتی ہے. تو مسلمانوں کو اس حوالے سے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اسی طرح ان کو مارا جائے گا اور وہ مرتے رہیں گے. اور یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس میں پہلی دفعہ اسرائیل جو ہے اس کی بربریت پوری دنیا کے سامنے ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن ساتھ میں مسلمانوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو کون سے راستے اڈاپٹ کرنے ہیں. کیا اس طرح ایک کمزور جواب دے کے جس طرح حماس نے دیا ہے کہ جس میں آپ 1400 اسرائیلیوں کو مار کے 14,000 یا 15,000 فلسطینی ایک مہینے میں مروا لیں، تو کیا یہ ٹھیک رسپانس ہے؟ کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں. اور ہمارے ہاں یہاں پہ بات ہمیں حماس کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. شاید دنیا بھول گئی ہے، پاکستانی بھول گئے ہیں کہ جو اس میں جو تنظیمیں تھیں ان کو سب کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. تو ہم تو اتنے کمزور اور لازر ہیں کہ مسلمان دنیا نہ کشمیر کے ساتھ اس طرح نہ کشمیر کی اسٹرگل کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی ہے، تو فلسطین کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ بس اسی طرح ایک ایک کر کے مار کھاتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے. یہ حقیقی انالیسس میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے. جی سر، یہ جو اس وقت صورتحال ہے غزہ میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو بڑی چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے. تو یہ کوئی دنیا میں کوئی ایک بڑی جنگ کی طرف تو اس کا کوئی خدشہ نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک بڑی دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے؟ نہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایران کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ایک ہی مسلمان ملکوں میں یا پاکستان ایک فوجی طاقت ہے یا ایران ایک بڑی فوجی طاقت ہے، لیکن دونوں کو اپنی لیمیٹیشنز کا پتہ ہے. تو باقی دیکھ لیں آپ کون ہے مسلم دنیا میں. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے ایک اسلامک ملٹری الائنس بنایا تھا سعودی عرب نے، وہ کدھر کھڑا ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ملٹری پیکٹ بھی نہیں ہے مسلمان فوجوں کے درمیان. تو یہ نہ تو جنگ پھیلنی ہے. یہ تو ابھی دیکھیں نا، اینٹونی بلنکن جو US سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے سب عرب ممالک کے لیڈر سے بات کی ہے اور ان کو کہا ہم سیز فائر نہیں کر سکتے، ایسے ہی ماریں گے آپ کو. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو ہوتی رہیں، میڈیا شور ڈال رہا ہے تو ڈالتا رہے، حکومتیں کرتی ہیں تو کرتی رہیں. سو یہ ایک بس اسی طرح چلتے رہنا ہے. ہمیں جنگ پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن فلسطینیوں کے جو مظالم ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
और अनफॉर्चुनेटली किसी के पास कोई पावर नहीं है कि इन मजालम को रोक सके। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी ख्वाजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मसला जिनका जिसकी तरफ इशारा किया चीमा साहब ने, उस्मान साहब ने बात की है, मसला ये है कि मुसलमानों के पास इस वक्त कोई क़यादत नहीं है, कोई मामला फहम लीडर नहीं है, कोई मौसर प्लेटफार्म नहीं है, कोई काबिल कबूल पेशवा नहीं है। हम जाएं किधर जाएं जब तक हमें अपनी कमज़ोरियां दूर नहीं कर लेते। जैसे कि कहा गया हमें इक़्तिसादी पावर बढ़ना पड़ेगा। इसमें अपने आप को 54 इस्लामी मुल्क हैं, ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी मार खा रहे हैं। अरब से ज़्यादा हमारी आबादी है, हमारे पास वसाइल भी हैं, असले के बारूद भी इकट्ठे कर लिए हमने। ख्वाजा साहब, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो सकता है, बरतानिया खड़ा हो सकता है, फ्रांस खड़ा हो सकता है, बाकी मुल्क खड़े हो सकते हैं, बाकी नेटो का इत्तेहाद बन सकता है, फौजी इत्तेहाद बन सकता है। तो मुसलमानों को क्या मसला है? इनको किसने रोका है? ये क्यों डर के बैठ जाते हैं जब इत्तेहाद? मैं कहता हूँ वो हुक्मरान नहीं, अवाम भी डरे हुए हैं। जो भी लीडर अवाम नहीं बाहर निकले उस तरह जिस तरह मगरब में लोग निकले। ये आज से फलस्तीन का इशू नहीं है, 1948 से है, और इसी बुनियाद पर कुछ इत्तेहाद बनने भी लगे थे माजी में। तो लीडर वो किधर गए? लीडर वो कब्रों में भेज दिए गए। ठीक है, आपको भी पता है किस तरह साजिशें हैं, लेकिन हमें फिर इकट्ठा होना है ना। कुफर आलम कुफर तो सारा इकट्ठा है, क्या उम्मा भी कभी इकट्ठी होगी? आज गजा है, आज गजा वालों की बारी है। अब उनको सफास्ती से मटाने की कोशिश हो रही है और एटम बम मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कल कश्मीर का हमें सानहा देखने को मिलेगा, कभी क्या देखना पड़ेगा। मुस्लिम उम्मा के लिए ये जो वाक़या है इसको मिसाल बनाकर हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इक्तिसादियात में आगे बढ़ना होगा, नहीं इसी तरह हम अगियार से जूते खाते रहेंगे। और ये इस्लामी ममालिक बस जल्दी से बता दीजिए कि उस तरह से प्रेशर बिल्डअप क्यों नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से करना चाहिए? ये देखें ना, ये ईमान की कमज़ोरी कह सकते हैं इसे। अभी ये मैं तो हैरान हूँ कि हुक्मरान तो वैसे ही डरे हुए हैं, ऐसे अवामुन नास नहीं उस तरह निकले मुस्लिम ममालिक में। आप मगरब में देखें, मगरब के लोग, उनकी माएँ रो रही हैं। सलाम है उन लोगों को जी, सलाम है, वो लोग निकले हैं। वो 10 स्टार जो बेचारी रो पड़ी, ये देखें, ये जो वीडियोस आ रही हैं, जो 1000 के करीब मासूम बच्चे शहीद हो गए हैं, आप देख सकते हैं उनको। वो मगरब की माएँ रो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग बाहर निकले हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हुक्मरान को पेशवा भी नहीं बचा जो हमें निकाले, हम बोल तो सकें। सुननी तो बात की बात है, कोई सुने या ना सुने हमारी बात, लेकिन हम बोले तो सही। वो जिसने सुननी थी अमेरिका ने, वो उसका सरपरस्त बन गया। नेतन्याहू इस दौर का कसाब है, जो इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। वो ये नहीं कर रहा कि वो अभी देखें, ना स्कूल छोड़े जा रहे हैं, ना हॉस्पिटल छोड़े जा रहे हैं, ना एम्बुलेंसेस पे गोलाबारी हो रही है। जहाँ एक कुत्ता मर जाता है मगरब में सनाउल्लाह साहब, तो पूरी दुनिया में शोर पड़ जाता है। ये जो मासूम बच्चे और इंसान मर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये कौन से ये नाम नहाद ममालिक हैं महज़ब? इनको महज़ब कहते हुए शर्म आनी चाहिए। जब आप कत्लेआम के उनको खुली छूट दे रहे हैं इसराइल को, तो इनको शर्म नहीं आती? ख्वाजा साहब, ये मुझे तो लगता है कि ये सूरत हाल इस तरह नहीं रुकेगी। आपको पता है 9/11 का वाक़या क्यों हुआ? जब आप जुल्म बढ़ता है ना, तो फिर टेररिज्म बढ़ती है। ये मगरब को सोचना पड़ेगा, अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा। इस किस्म के वाक़यात से जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें इंतहा पसंदी भी बढ़ेगी और टेररिज्म भी बढ़ेगी, और तंग आमद की इमदाद फिर रद्द-ए-अमल बढ़ेगा। जी, फिर ये इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे लगता है इनको ये समझना चाहिए कि जो इनको अगर उनको इजराइल को अगर बनाना चाहते हैं ये एक रियासत, जब तक वो आज़ाद फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनकी सलामती भी खतरे में रहेगी। जितना मर्जी आप बमबारी कर लें, जो मर्जी जुल्म डालें आप। ठीक है, बहुत कुछ डिस्कस हो सकता था, लेकिन चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश कम है, तो इसलिए बहुत सारे नए तज्जिए, बहुत सारे नए तबसरे, बहुत सारे नए मौज़ूआत के लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हम अगले हफ्ते। अभी तक के लिए इतना ही। हम सबको दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।